अभी क्या कोई और क्लास चाहिए होगी आपकी? तो 5-6 बच्चे आए हुए। चलो शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स की। ये बेसिकली हाई लेवल फीचर्स को डिस्कस करेंगे इन सबको, और आगे फ्यूचर में जब हम जैसे जैसे सी प्लस प्लस पढ़ते जाएंगे उसमें इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे डायनामिक फंक्शन कॉल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसमें हम बस हाई लेवल डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। तो फीचर्स में सबसे पहले बात आती है आपकी ऑब्जेक्ट्स, क्लास, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग। वन बाय वन आप देखते हैं इन सबको शॉर्ट में।
देखो सपोज करो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है कॉलेज का। अब कॉलेज का जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके। मान लिया आपके कॉलेज में 3000 स्टूडेंट्स हैं। अब 3000 स्टूडेंट्स के आपने जो डिटेल है वो स्टोर करवानी पड़ेगी, और हर एक स्टूडेंट का कोई नाम हो सकता है, एज होगी, एड्रेस होगा, और किस कोर्स में है, उसका फ़ोन नंबर, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एक स्टूडेंट की डिटेल की अगर हम बात करें। एक सेकेंड। ऐसे ही कॉलेज में आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि 3000 स्टूडेंट्स का आपके पास कॉलेज में 150 टीचर है। इसी प्रकार जैसे हमने स्टूडेंट्स की डिटेल आपने स्टोर करवाई थी, टीचर्स की डिटेल भी होगी, जैसे उसका नाम हो सकता है, उसकी एज, उसका एड्रेस, किस सब्जेक्ट के वो टीचर है, इस टाइप की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक टीचर की होगी। जैसे कॉलेज में आपका नॉन टीचिंग स्टाफ होता है जिसमें लैब अटेंडेंट आ गई, लैब इंस्ट्रक्टर आ गए, या क्लैरिकल हो गए, तो इन सब की इंफॉर्मेशन भी आपको स्टोर करवानी है। एकेडमिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज है, उनकी फीस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है पर कोर्स, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जब हम कोई कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उस टाइम हमें देखनी पड़ेगी। अब सपोज करो 3000 स्टूडेंट है। अब अगर मैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए मान लेते हैं नेम स्टोर करवाना मैंने, तो मुझे 3000 वेरिएबल चाहिए। अब एज स्टोर करवानी तो उसके लिए मुझे 3000 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एज होगी। अब हर एक स्टूडेंट का कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो ये भी हमने स्टोर करवाना है। कोर्सेज है मान लिया, तो अगर मैं ये 4 वेरिएबल भी लूँ तो 3000 स्टूडेंट्स को स्टोर करवाने के लिए मुझे 3000 गुणा में 4, टोटल कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? 12000। अब 12000 वेरिएबल आपने स्टोर करवा दिए, क्रिएट कर दिया और उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। अब सपोज करो आपने कोई डिटेल निकालनी है कि भाई जो पहला अगर नाम था किसी स्टूडेंट का, सपोज राम, राम की कोरस्पॉन्डिंग एज क्या होगी? तो अब आपने जो नेम वेरिएबल है सपोज इस टाइप से क्रिएट किए, नेम 1, नेम 2, नेम 3, इस टाइप से, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने एज वेरिएबल ले लिया, एज 1, एज 2, इस टाइप से आपने वेरिएबल ले लिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इसके अंदर कि भाई किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, सपोज उसका नाम है जो राम है, तो उसकी एज कौन से वेरिएबल में स्टोर है? अगर आपके पास सपोज करो ये 3-4 वेरिएबल होते नेम के, और कोरस्पॉन्डिंग 3-4 वेरिएबल होते उसके एज के, तो शायद वो याद रखना भी आसान था। लेकिन 3000 स्टूडेंट्स के लिए याद रखना तो ये मुश्किल है कि भाई कौन से की एज कौन से वेरिएबल में है, कौन से का एड्रेस कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है, कौन से कोर्स डिटेल कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो जो सी थी अपनी, अगर आपको याद हो तो उसमें एक स्ट्रक्चर का नाम का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते थे। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए हमने डिटेल स्टोर करवानी है, तो उस टाइम हम स्ट्रक्चर में क्या कैसे कैसे करते थे ये चीज, हम एक स्ट्रक्ट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, और जितने भी उस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइप के लिए हमें जितने भी वेरिएबल क्रिएट करने हैं, सारे के सारे हम इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट करते थे। जैसे स्ट्रिंग नेम ले लिया, इसके अंदर मान लेते हैं हम 50 आपने नेम स्टोर करवाने हैं, तो हमने इसके अंदर 50 साइज डिक्लेयर कर दिया इसका, और इंटीजर नाम से हमने एज ले ली,
कैरेक्टर है, हमने कोर्स नाम से कैरेक्टर ले लिया, एड्रेस ले लिया जिसका साइज 100 है। तो और लास्ट में क्या था, जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुई उससे एक वेरिएबल क्रिएट करते थे। जैसे हम इंटीजर का क्रिएट करना हो वेरिएबल इंट ए लिखते हैं हम, तो स्ट्रक्चर क्या थी आपका, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा होता है, जिसको यूजर क्रिएट करता है। अब स्ट्रक्चर था, इसको किसने क्रिएट किया है, यूजर ने क्रिएट किया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसने इसके अंदर एक वेरिएबल रखना तो एक रखेगा, दो रखने हैं दो रखेगा, जितने उसने रखने हैं वो रखेगा। अब जैसे इस जो वेरिएबल डाटा टाइप है इसका नाम दिया हमने स्टूडेंट। अब जैसे हमने कोई इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है तो इंट वेरिएबल का नाम इस टाइप से हम क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट करी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का कोई वेरिएबल क्रिएट करना है अगर तो कैसे क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट और वेरिएबल का नाम, इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो स्ट्रक्चर थी उसमें क्या इशू था कि भाई इसमें आप वेरिएबल को तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें फंक्शंस को स्टोर करने का कोई कंसेप्ट नहीं था, है ना। अगर आपको याद है तो हम फंक्शंस इसके अंदर नहीं करते थे, सिर्फ वेरिएबल्स। तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हमें C++ ने। अब C++ में क्या था कि भाई जो वेरिएबल्स है उनको तो आप क्रिएट कर ही सकते हो, और साथ ही साथ आप फंक्शंस, जिन फंक्शंस ने उन वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उनको भी आप एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर सकते हो। और इसका नाम दिया क्लास। जैसे पहले था स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, इसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं सिमिलर टू स्ट्रक्चर। अब क्लास क्रिएट करनी है तो सबसे पहले क्लास लिखो, जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करने तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें है, पहले आपका जो क्लास, उसके बाद क्लास नेम, फिर ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ये ओपनिंग ब्लॉक और क्लोजिंग ब्लॉक ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर जो जो वेरिएबल आपने क्रिएट करने हैं वो सारे वेरिएबल आप क्रिएट करते होंगे। साथ ही साथ जो फंक्शंस आपने इस क्लास के लिए डिफाइन करने हैं वो सारे फंक्शन भी इसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने फंक्शन fun1 क्रिएट किया है और fun2 दो फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब और भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद सेमीकोलन, जैसे ही क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी उसके बाद सेमीकोलन लगाना है। अब स्ट्रक्ट में हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया, कैसे किया था, स्ट्रक्चर नाम और वेरिएबल नेम। तो उसी प्रकार C++ में क्लास का जो वेरिएबल है वो क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम साथ में वेरिएबल, ठीक है। और जो क्लास का वेरिएबल हमने क्रिएट किया इसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझे ऑब्जेक्ट क्या है। और जो क्लास है आपकी, जैसे स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, तो क्लास भी आपकी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्योंकि देखो आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, डेटा टाइप, जैसे इंट ए। तो यहाँ पर क्या है, मैंने स्टूडेंट का मान लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्लास का नाम लिखा, क्लास का नाम की जगह हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं वैसे तो, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। अब यहाँ डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कोई बिल्ट इन डेटा टाइप तो है नहीं कि भाई वो C++ ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। ये तो यूजर ने डिफाइन किया अपने नीड के अकॉर्डिंग कि भाई उसने इतने वेरिएबल चाहिए, इतने फंक्शन चाहिए, वो सारे के सारे उसने क्लास नाम से एक वेरिएबल मतलब डेटा टाइप डिफाइन कर दिया।
और इसके अंदर उसने ब्लॉक के अंदर सारे सारे वेरिएबल और फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब आपने जब इस स्टूडेंट का वेरिएबल क्रिएट करना है तो स्टूडेंट और इस वेरिएबल का नाम ऐसे ही क्रिएट करोगे। और जो क्लास टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल होता है उसको हम क्या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सी में हम उसको सिर्फ वेरिएबल बोलते थे, जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप क्रिएट करते हो वो सिर्फ एक वेरिएबल था। यहाँ इसको ऑब्जेक्ट नाम दे दिया हमने, ठीक है। देखो, जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके कोई भी एंटिटी जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हो उसको भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आपके घर में या कहाँ बैठे होंगे वहाँ चेयर चेयर वगैरह होगी, चेयर की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें कितनी लेग है, कितने हैंड, जहाँ पर आप हैंड रखते हो हैंड स्पोर्ट के लिए, और जो चेयर है उसका कलर कैसा है, उसका वेट कितना है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आपके ऊपर छत पे फैन होगा, फैन में कितनी पत्तियां हैं, कितने ब्लेड्स हैं मतलब, और उनका कलर क्या है, कौन सी उसमें मोटर लगी हुई है, कितनी पावर की मोटर है, तो ये क्या है, उसकी सारी सारी प्रॉपर्टीज है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो भी आपके आसपास में दिख रहा है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो उसको ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो क्लास होती है वो ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? देखो, अब आपने कोई घर बनाना है, नया घर बना रहे हो आप, उसके लिए सबसे पहले क्या है, आप उसका नक्शा क्रिएट करते हो। अब नक्शे में क्या है कि भाई आपने आगे पीछे आंगन छोड़ना मान लिया, या आप इस टाइप से आंगन छोड़ दोगे, और इसमें मान लेते हैं आपने रूम क्रिएट करने हैं, ये साथ में अटैच बाथरूम देना है मान लिया, साइड में एक और रूम है, इधर इधर मान लेते हैं आपने किचन क्रिएट कर दी। तो बेसिकली क्या है, आप जब घर बनाते हो तो किस जगह पे क्या चीज़ रखनी है, उसको कितनी जगह प्रोवाइड करनी है, तो ये सारी चीज़ आप बताते हो नक्शे के अंदर, मैप के अंदर। और सपोज करो आपके घर का एड्रेस है सपोज 481, अब बाहर के लोगों को क्या पता कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है, वो तो आपको आपके एड्रेस से जानते हैं। आपका अगर उन्होंने सपोज करो एक्स बंदे का घर है ये, अब किसी बंदे को एक्स से डील करना है तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस पे आएगा। अब एक्स घर में किसी भी एड्रेस पे बैठा हो, मतलब सॉरी किसी भी कमरे में बैठा हो, तो एक्स क्या करेगा, गेट पे आएगा, पूछेगा भाई कौन है ना, ऐसे डील होगा। तो क्लास क्या है, क्लास भी इसी टाइप से समझो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसका ब्लूप्रिंट है, उसका नक्शा है क्लास। अब क्लास के अंदर आप बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट करते हो, फंक्शंस क्रिएट करते हो। अब जो वेरिएबल है, फंक्शंस है, ये कुछ ना कुछ तो आपके सिस्टम में, मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस तो लेंगे। अब कौन कहाँ स्पेस ले रहा है, अब बाहर से किसी को थोड़ी पता है कि आपने कोई वेरिएबल कहाँ क्रिएट किया है। वो तो सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट को जानता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है जिससे मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ रखी है। जैसे कोई आप वेरिएबल क्रिएट करते हो सी के अंदर इंट ए, तो हो क्या रहा है, मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस एलोकेट हो रहा है इस वेरिएबल के लिए जिसका नाम ए है, और सपोज इसका एड्रेस 2000 है। अब इसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू होगी क्योंकि मैंने कोई इनिशियल वैल्यू दी नहीं,
डिपेंडिंग अपॉन कंपाइलर, कई कंपाइलर गार्बेज लेते हैं, कईयों में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आपने क्लास टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी, है ना, जैसे स्ट्रक्चर के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो रही है जो आपको सी में पढ़ाया है मैंने। अब इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एस के लिए जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट टाइप का। अब मेमोरी कितनी एलोकेट होगी वो डिपेंड करता है आपने कितने वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन किए हैं, कितने फंक्शन डिफाइन किए हैं। अब मैंने इसके अंदर दो वेरिएबल लिए, एक रोल नंबर और एक नेम। तो रोल नंबर और नेम के लिए इसके अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब जो टोटल मेमोरी होगी इसकी एस की, उसमें रोल नंबर के लिए भी स्पेस एलोकेट हो रहा है प्लस नेम के लिए, तो टोटल मेमोरी में क्या है, इन दोनों का एडिशन। लेकिन इसमें साथ में फंक्शन भी तो है। जो हम स्ट्रक्चर देखते थे पहले सी के अंदर, सी के अंदर क्या था, अगर ये स्ट्रक्चर होती सपोज दो क्लास की बजाय, तो रोल नंबर और नेम दो ही चीज होनी थी, क्योंकि उस फंक्शन को हम स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करते ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, आपके पास फंक्शन भी है, गेट रोल नंबर और गेट नेम। आपने इनको भी तो मेमोरी एलोकेट करानी है। कोई भी चीज आपने डिफाइन करी है कहीं ना कहीं तो वो स्पेस लेगी, तो कम ज्यादा वो डिपेंड करता है, लेकिन स्पेस तो लेगी, ये तो श्योर है। तो अब इसके लिए भी जो गेट रोल नंबर है इसके लिए भी स्पेस एलोकेट होगा, साथ में गेट नेम है इसके लिए भी स्पेस एलोकेट होगा। तो टोटल जो मेमोरी है एस की, उसके अंदर क्या क्या चीज आ गई है आपकी, रोल नंबर, नेम, गेट रोल नंबर जो फंक्शन है और गेट नेम फंक्शन है। इन चारों को मिलाकर जो मेमोरी एलोकेट होगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी मेमोरी की, वो असाइन होगी एस के लिए। अब सपोज करो मैं यहां पर एक वेरिएबल और क्रिएट कर देता हूं स्टूडेंट टाइप का, मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दिया S1। अब S1 क्या है, इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट होगी। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी डिपेंड करता है कितने वेरिएबल है इसके अंदर। वेरिएबल आपके रोल नंबर और नेम है, और नेम। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, गेट रोल नंबर और गेट नेम। जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर आपके पास रोल नंबर और नेम है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनकी अलग से कॉपी क्रिएट होगी। देखो जो ऑब्जेक्ट मैंने एस क्रिएट किया, तो रोल नंबर और नेम इन दोनों के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। जब मैंने S1 क्रिएट किया, रोल नंबर और नेम इसके लिए भी अलग से कॉपी क्रिएट होगी। ये जो रोल नंबर है और ये जो रोल नंबर है दोनों अलग है, दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो रही है। लेकिन जब गेट रोल नंबर फंक्शन आया और गेट नेम फंक्शन आया, तो इनके लिए सेपरेट से मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, इंस्टेड एक ही मेमोरी होगी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट उसी मेमोरी में से उस फंक्शन को यूज करेंगे। ये भी इसको यूज कर रहा है और ये भी इसको यूज कर रहा है। एस भी यूज कर रहा है गेट नेम को और S1 भी गेट नेम को ही यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल्स होते हैं आपके, हर एक ऑब्जेक्ट आप एक क्रिएट करो या 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए वेरिएबल अपनी अलग से मेमोरी एलोकेट करेगा। लेकिन जितने भी फंक्शंस होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम फंक्शन को यूज करेंगे,
हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होगी फंक्शन के लिए, एक बार मेमोरी एलोकेट होगी और वही मेमोरी सभी के लिए यूज होगी। ये बात क्लियर है? यस नो? इसको डिटेल में आगे भी देखेंगे हम, अभी तो बस इंट्रोडक्शन टाइप समझो इसको। जो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स क्यों बोला? देखो रोल नंबर है, नेम है, ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। दोनों को मिला दें तो क्या बन जाए? ग्रुप। तो ऑब्जेक्ट एस क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन कुछ अलग नहीं है। एनकैप्सुलेशन होता है बेसिकली बाइंड करना डाटा और फंक्शन को इनटू ए सिंगल यूनिट, उसको हम एनकैप्सुलेशन बोल देते हैं। अपना जब सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम लिखते हैं, हम क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास के अंदर हमने डाटा और फंक्शन को एक साथ रख दिया, मतलब एक ही यूनिट के अंदर इन सब दोनों को बांध दिया, तो इसको हम एनकैप्सुलेशन बोल देते हैं। और जो क्लास है, मान लेते हैं हमारे पास दो डिफरेंट क्लास है या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हमने एक ही क्लास के सपोज को, तो ये नहीं होगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा डायरेक्ट एक्सेस हो जाए। सपोज करो हमने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस, इसके अंदर नेम है, रोल नंबर है, और इसी तरीके से हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर भी नेम है, रोल नंबर है। तो अगर मैंने इसका नेम यूज करना है S1 का, एस ने अगर S1 का नेम यूज करना है, तो ये नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट जाऊंगा और S1 का नेम यूज कर लूंगा। अगर मुझे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को यूज करना है, तो मैं इसके जो फंक्शंस है, जैसे गेट नेम, गेट रोल नंबर, इस टाइप से फंक्शन क्रिएट किए हैं, उनके थ्रू ही मैं यूज कर सकता हूँ। ये नहीं कि हम डायरेक्ट गए और यूज कर लिया। और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, कोई वेरिएबल हमने प्राइवेट कर रखा है, किस टाइप से क्रिएट कर रखा है, तो उसके ऊपर भी है। वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई किसको आप यूज कर सकते हैं, किसको नहीं। लेकिन जो एनकैप्सुलेशन का बेसिक जो फंडा था, वो यही था कि भाई आप इसमें बाइंड कर देते हो, मतलब ऑब्जेक्ट्स में डाटा को और फंक्शन को। और बाइंड करने का फायदा क्या हुआ कि आपको सिक्योरिटी मिल गई, आपका डाटा बाहर दूसरे ऑब्जेक्ट्स द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है। और जो हाइडिंग ऑफ डाटा है फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द वर्ल्ड का मतलब है ऑब्जेक्ट्स के बाहर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उसको हम बोल देते हैं डाटा हाइडिंग या फिर डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। फिर आता है कंसेप्ट इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस होता है कि बेसिकली अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करना, अगर हम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझे, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज करना वो इनहेरिटेंस है। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है जेनेटिकली, और आपके पेरेंट्स ने आपके दादा से इनहेरिट करी है, तो दूसरे की प्रॉपर्टी हम लेके आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे C++ में। मतलब आपने कोई क्लास है, क्लास आपने डिफाइन कर दी,
किसी दूसरी क्लास के द्वारा जो पहले से क्रिएटेड क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना किसी दूसरी क्लास के अंदर, उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलता है? रीयूजेबिलिटी। सपोज करो आपने किसी क्लास के अंदर कोई चीज डिफाइन कर रखी है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी जो प्रीवियस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, तो उस क्लास में हमें वो चीज दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सिंपल एग्जाम्पल लिया है कि भैया हमने किसी स्टूडेंट का टोटल फाइनल जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसमें उसका एकेडमिक की परफॉर्मेंस आ सकती है, उसकी खेल कूद में स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस है वो आ सकती है ना। और हर एक स्टूडेंट का कोई नेम होगा, रोल नंबर होगा, जो उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये डिटेल होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट करी स्टूडेंट नाम से। इसके अंदर नेम, उसका रोल नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये डिफाइन कर दी सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि और मैंने एक दूसरी क्लास क्रिएट करी टेस्ट नाम से। अब टेस्ट के अंदर क्या है, जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो सारी डिफाइन कर दी यहाँ पे, किस सब्जेक्ट में उसको कितने नंबर मिले, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, इस टाइप से। और टोटल मार्क्स निकालने हैं तो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 1 2, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। इसी तरीके से स्पोर्ट्स क्लास क्रिएट करी मैंने एक, स्पोर्ट्स में उसने किस गेम में कितने स्कोर पॉइंट गेन करे, वो सारे के सारे उसका स्कोर में आ गए। अब फाइनल क्लास ली मैंने एक रिजल्ट नाम से। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका टोटल, वो होगा मार्क्स जो उसने एकेडमिक में गेन करे प्लस स्कोर। ये दोनों मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स तो मैंने इनहेरिट कर लिए टेस्ट क्लास से, और स्कोर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ स्पोर्ट्स क्लास से। और मैं जो नेम है, रोल नंबर है, वो इनहेरिट कर रहा हूँ स्टूडेंट क्लास से। स्टूडेंट क्लास से क्या है, वो स्पोर्ट्स क्लास में इनहेरिट हो रहा है। अब किस बच्चे के कितने स्कोर है, किस गेम में है, तो वो उसके लिए नेम चाहिए, उसको रोल नंबर चाहिए, वो उसको मिल रहा है स्टूडेंट क्लास से। ऐसे ही टेस्ट में, वो टेस्ट क्लास में भी जो आपको किस स्टूडेंट में किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर गेन करा है, कितने मार्क्स मिले हैं, वो सारी डिटेल आपको स्टूडेंट्स की आपको स्टूडेंट क्लास से मिल रही है। तो बेसिकली क्या है, ये चीजें हमने एक बार डिफाइन कर दी। हर एक क्लास में मैं इनको यूज कर रहा हूँ, नेम, रोल नंबर, मार्क्स को मैंने टेस्ट में भी यूज किया, कोर्स में भी यूज किया, और फाइनली रिजल्ट में भी यूज किया। तो एक बार हमने डिफाइन कर दिया, उसको बार बार यूज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। और ये हमें रीयूजेबिलिटी, इसका एडवांटेज देती है। आगे डिटेल में आएगा ये टॉपिक, तो अभी के लिए बस हाई लेवल समझो कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस के बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी टाइम अभी 2 मिनट बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इसको। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो। किसी को डाउट? यस, नो?
सिंगल यूनिट को क्लास नहीं बोलते। सिंगल यूनिट का क्या मतलब आपको मैं समझा नहीं। क्लास बेसिकली होती है कि जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को, फंक्शंस को, मतलब सॉरी वेरिएबल्स को, फंक्शंस को इकट्ठा बाइंड कर दिया। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे स्ट्रक्चर था आपका सी में, 1 मिनट के अंदर मीटिंग एंड होने वाली है, तो जैसे स्ट्रक्चर में आप क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करते हो। तो सी प्लस प्लस में क्लास का कंसेप्ट आया। क्लास में आप वेरिएबल तो क्रिएट करते ही करते हो, साथ में फंक्शंस को क्रिएट कर देते हो। एक ब्लूप्रिंट है ये ऑब्जेक्ट का, कि स्ट्रक्चर क्या होने वाली है ऑब्जेक्ट की।